चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज की क्लास ये जो आपको दी जा रही है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं केवीएस इंटरव्यू की, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, बिकॉज बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं हमारे एनसीईआरटी में। तो उस परिवर्तन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारे इस क्लास के बुक्स में। देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि जो एनसीएफ है, एनसीएफ जो नया एनसीएफ आया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में, एनसीईआरटी के बुक्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, एनसीएफ की अगर हम बात करें तो 2020 में जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति बनाई गई थी, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई बनाई गई है, उसके बारे में देखा जाएगा थोड़ी बहुत चीज़ें। और उसी से रिलेटेड जो एनसीईआरटी है उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसे भी हम जानेंगे, बिकॉज ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए कि जो देने जाएंगे इंटरव्यू ना, डायरेक्ट पहले यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं किताबों में, किस क्लास के बुक्स में चेंजेस हुए हैं, कौन सी क्लास की बुक सेम रहने दी गई है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए, एनसीएफ जो आपका आया है 2020 में, 2020 का एनसीएफ जो आया है, तो इसमें क्या किया गया है कि पूरे शिक्षा को 5, 3, 3 और 4 यानी कि 5+3+3+4 इस फेज में बांट दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो बच्चों को अब एजुकेशन दिया जाएगा इस क्रम में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 5 जो बांटा गया है, इस 5 में बच्चे की जो उम्र रखी गई है, बच्चे की जो उम्र रखी गई है 3 to 8 ईयर रखी गई है, 3 to 8 ईयर रखी गई है। ठीक है, 3 to 8 ईयर रखी गई है। अब इस क्लास 5 को जो हम लोग पहला क्लास 5 पढ़ते हैं ना, क्लास 5 कहने का मतलब ये नहीं कि बच्चा क्लास 5 में चला जाएगा। इस 5 में बच्चे को पहले 3 बाल बाटिका एजुकेशन दिया जाएगा, मतलब 3 साल तक, 3 वर्ष तक बच्चे को क्या किया जाएगा, बाल बाटिका का एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है, वाल वाटिका, इसको बहुत ही ज़्यादा आप थोड़ा सा इसको पढ़ करके जाना वाल वाटिका के बारे में, इसको आपको भी बताया जाएगा वाल वाटिका क्या है। और स्टार्टिंग में पहले ये थोड़े से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कुछ जिलों में चलाया गया, कुछ स्कूलों में चलाया गया जो हमारे केवीएस के विद्यालय हैं। बाद में इस पे थोड़ा उसको पायलट प्रोजेक्ट को और बढ़ाया गया, दूसरे साल में दूसरा जो सेशन स्टार्ट हुआ, तो पहले 3 वर्ष बच्चे को बाल वाटिका में डाला जाएगा। जो क्लास में एडमिशन होगा वो 3 साल से शुरू हो जाएगा, यानी कि 3 से 4 वर्ष वो पहले क्लास में, 4 से 5 वर्ष वो दूसरे क्लास में, और 5 से 6 वर्ष तक वो बाल वाटिका 3 में पढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसका 3 वर्ष बीतेगा। और चौथे वर्ष में जब वो 6 से 7 साल का रहेगा, तब वो क्लास फर्स्ट में एंट्री लेगा, क्लास फर्स्ट में एंट्री लेगा, और 7 से 8 साल की उम्र में वो क्लास सेकंड में एंट्री लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से 2 वर्ष वो अपना और बिताएगा, यानी कि 8 साल की अवस्था में, 8 ईयर की एज में उसे क्लास सेकंड तक भेजना है। और ये 5 साल, ये जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट क्लास जो रखा गया है 5 तक की, 5 वर्ष का, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज रखी गई है जिसमें 3 वर्ष बाल बाटिका और 2 वर्ष क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए रखा गया है। ठीक है, यही यही एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे बुक्स में, और ये चेंजेस जो हैं हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके अगर इंटरव्यू देना है तो। ठीक है, चलिए तो जानते हैं कि क्लास फर्स्ट और सेकंड, सबसे पहले तो आप ये चीज़ जान लो कि जो बुक्स बदले हैं वो आपके क्लास फर्स्ट की किताबें बदल दी गई हैं और क्लास सेकंड की किताबें बदल दी गई हैं। ठीक है, आप भले पीआरटी के लिए इंटरव्यू दोगे, क्लास 5 तक के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, लेकिन आपको याद रखना है कि ये सारे बुक्स चेंज नहीं किए गए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसके अकॉर्डिंग मेनली फोकस किया गया है क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड की बुक्स पर। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हैं आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हो, क्या क्या परिवर्तन किया गया है। क्लास फर्स्ट की बुक में पहले जो हिंदी की बुक होती थी, पहले जो हिंदी की बुक होती थी उसे रिमझिम नाम से जाना जाता था। ठीक है, रिमझिम नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये बुक बदल दिया गया है सारंगी नाम से। ठीक है, अब ये बुक बदल दिया गया है सारंगी नाम से। पहले जो मैथ्स की बुक होती थी उसे गणित का जादू या मैथ मैजिक के नाम से जानते थे। ठीक है, गणित का जादू या मैथ मैजिक के नाम से जानते थे, और वर्तमान में इसे बदल करके कर दिया गया है आनंदमय, या फिर इंग्लिश में आप उसे देखोगे तो जॉयफुल नाम से वो बुक है।
ठीक है। इंग्लिश में पहले 2 बुक लगती थी, मैरीगोल्ड एंड रेन ड्रॉप्स नाम से 2 बुक लगती थी, और इसे बदल करके कर दिया गया है मृदंग। इसे बदल करके क्या कर दिया गया है, मृदंग कर दिया गया है। बहुत ही आसान है याद करना। सारंगी एक आप कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट है जो बजता है, एंड मृदंग भी एक तरीके से बजने वाला यंत्र है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज है, तो दोनों का नाम एक वाद्य यंत्र पर रखा गया है। ठीक है, वाद्य यंत्र पे रखा गया है, यानी कि हम कह सकते हैं वो इंस्ट्रूमेंट जो हम प्ले कर सकते हैं उन पे रखा गया है। ठीक है, और इनको जब हम प्ले करते हैं तो हमें कैसा फील होता है, आनंद आता है, तो जॉयफुल। और मैथ्स को कैसे किस नाम से रखा गया है, जॉयफुल या आनंदमय के नाम से रखा गया है। ठीक है, ये भूलना नहीं चाहिए। ये चेंजेस आपके क्लास फर्स्ट में भी हुआ है और क्लास सेकंड की बुक में भी हुआ है। क्लास फर्स्ट में सारंगी फर्स्ट के नाम से, और क्लास सेकंड में सारंगी सेकंड। ठीक है, उसी तरीके से मैथ्स मैजिक जो था वो जॉयफुल 1 जॉयफुल 2, और मृदंग 1 मृदंग 2, इस तरीके से क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड की बुक में क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए तो ठीक है कि मतलब बुक्स में चेंजेस हुए, चेंज किस बेस पे किए गए हैं, तो जो चेंज हैं वो एनसीएफ के वजह से किया गया है। एनसीएफ भी मैंने आपको बता दिया कि एनसीएफ का जो पहला स्टेज है वो 5 वर्ष का रखा गया है। पहला स्टेज जो है वो 5 वर्ष का रखा गया है, और इस 5 वर्ष को पहले 3 वर्ष में बांटा गया है, जिसमें 3 वर्ष में आएगा आपका बाल वाटिका, 3 वर्ष में आपका आएगा बाल वाटिका, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, इस तरीके से उनको बताते हैं। एंड इसके बाद क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड आएगा, ये 2 वर्ष के लिए होगा। इन दोनों को मिला करके 5 आपका फर्स्ट स्टेज होगा एनसीएफ का। फिर थर्ड थर्ड जो दूसरा स्टेज होगा, ये सेकंड स्टेज आपका 3 ईयर का है, थर्ड स्टेज फिर 3 ईयर का है, एंड लास्ट जो फोर्थ स्टेज है वो 4 ईयर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज जो 5 ईयर का है, ये 3rd to 8 ईयर के बच्चों के लिए बनाया गया है। क्लियर? चलिए, अब ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ी सी चीज़ें देखना। आपको मैथ्स में सर ने बताया था कि जॉयफुल नाम क्यों रखा गया, तो उसी तरीके से हम हिंदी की चीज़ों को जान लेते हैं कि हिंदी की बुक में ये जो सारंगी नाम रखा गया है एंड क्यों ऐसे परिवर्तन किए गए हैं, उसके बारे में हम थोड़ी बहुत चीज़ों को देख लेते हैं। और इसके बाद एक और आपको क्लास मिलेगी जिसमें आपको इंग्लिश के बारे में डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। ये आप बुक देख रहे हो, ये मैंने पीडीएफ डायरेक्ट एनसीईआरटी की साइट से लिया है। आप देख सकते हो फर्स्ट पेज कितना बढ़िया लग रहा है। इसका फर्स्ट पेज जो कवर पेज है, देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से सारंगी नाम से दिया गया है, हिंदी भाषा पाठ्य पुस्तक। और ये देखिए, ये सारंगी होता है, ये बजा रहे हैं और बच्चे क्या हो रहे हैं, बिल्कुल खुश हो रहे हैं। सेकंड पेज पे फिर क्या किया गया है, ई एजुकेशन के बारे में, या हम कह सकते हैं थोड़ा सा पाठशाला। ई पाठशाला क्या है, आप बुक्स जब लोगे तो बुक्स पे स्कैन करने के लिए दिया होता है, स्कैन करके आप जान सकते हो इस एजुकेशन मतलब इस बुक के बारे में, आप ऑनलाइन इस एजुकेशन को जान सकते हो। दीक्षा ऐप के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से हम दीक्षा ऐप का यूज़ करके गूगल प्ले स्टोर पे ये आपको मिल जाएगा, इसका यूज़ करके हम किस तरीके से बच्चों को थोड़ी बहुत क्वेश्चन आंसर या प्रैक्टिस वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं। ये देखो क्यूआर कोड के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो पहला तो पेज, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन सी चीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर आमुख जब आप देखोगे ना, तो आमुख में यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि भारत में बच्चों के सबसे प्रारंभिक वर्षों में उनके सर्वांगीण विकास को पोषित करने की एक समृद्ध परंपरा रही है। ठीक है, अब ये परंपरा बच्चों का क्या करना है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना बच्चों का, ये क्या है, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे, बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा ना, तो उनका जो माइंड होता है वो अच्छे से काम नहीं करता। मतलब सर्वांगीण विकास का मतलब ही होता है कि उनका मानसिक विकास होना चाहिए, उनका सामाजिक विकास होना चाहिए, और ये सब विकास जो होते हैं, ये परंपराएं जो हमारे परिवार, रिश्तेदार, समुदाय, समाज या जो औपचारिक संस्थाएं होती हैं, ये एक तरीके से पूरा करने का काम करती हैं। ठीक है, बच्चों के जो जीवन के 8 वर्ष होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित संस्कारों को, विकास को समाहित करने की दृष्टिकोण से उनके स्वास्थ्य, व्यवहार, उत्तरवर्ती वर्षों में संज्ञानात्मक क्षमताओं में प्रत्येक पक्ष पर आजीवन
एवं महत्वपूर्ण और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब ये जो बता रहा है बुक, ये बुक में ये बता रहा है कि जो बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है उसमें उनके परिवार, रिश्तेदार, समुदाय, इन सब की विशेष भूमिका रहती है और इनके ही सहयोग से, इनके ही संस्कार से उनका सामाजिक, उनका मानसिक, उनका विकास जो होता है वो स्वास्थ्य और व्यवहार, ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकती हैं। ठीक है, और यही सबको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लाई गई थी उसे 5+3+3+4 इस बेस पे इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, पहले 5 वर्ष में क्या किया जाएगा, बच्चों पर समुचित ध्यान दिया जाएगा और इसमें बाल वाटिका के साथ साथ क्लास 1 एंड 2 को भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि ये एक आधारशिला होती है। ठीक है, आधारशिला होती है, समग्र विकास की आधारशिला। देखिए यहाँ पे एक चीज़ कहा गया है कि बच्चों का जो विकास होता है वो उनके प्रारंभ के 8 वर्ष में होता है। उनके प्रारंभ के 8 वर्ष में बच्चे का समग्र विकास होता है। बच्चे का क्या होता है, समग्र विकास होता है। ठीक है, और इस समग्र विकास को उसमें डिफाइन किया गया है कि इस समग्र विकास को पहले 5 वर्षों में, जो मतलब 3 वर्ष का होगा तब वो स्कूल जाना स्टार्ट करेगा और 3 से जब तक वो 8 वर्ष का होगा इसके बीच में उसको 2 स्टेज में बांटा गया है। जो प्रथम आधारशिला है उसके समग्र विकास की प्रथम आधारशिला है वो क्या है, वो है बाल वाटिका। ठीक है, वो क्या है, वो बाल वाटिका है। एंड सेकंड क्या है, सेकंड जो आधारशिला है, द्वितीय आधारशिला है, द्वितीय आधारशिला है या सेकंड स्टेज हम बोल सकते हैं, वो क्या है, वो उनकी क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड है। ठीक है, ये उनके समग्र विकास की आधारशिला है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि बच्चों के विकास की प्रथम आधारशिला क्या है, तो बाल वाटिका। द्वितीय आधारशिला क्या है, तो वो है आपकी क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, और इसी आधारशिला पे उनको उनके भावनात्मक व्यवहार, उनके सामाजिक व्यवहार, उनके समग्र स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों को उससे अनुभव प्राप्त करने के लिए रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिर आगे बताया गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अंतर्गत उल्लिखित सिद्धांत बताए गए हैं कि उनका सिद्धांत और उद्देश्य बताया गया है कि तंत्रिका विज्ञान एवं प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा सहित विभिन्न विषयों के अनुसंधान, व्यवहारिक अनुभव व संचरित ज्ञान तथा राष्ट्र की आकांक्षाओं व लक्ष्यों के आधार पर आधारभूत स्तर की राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा का विकास किया गया है। ठीक है, यानी कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या बनाई गई है आपकी, वो बच्चे के व्यवहार, उनके अनुभव, उनके ज्ञान को ध्यान में रख करके बनाया गया। ठीक है, एंड आगे इसी के बारे में बताया गया है कि इस जो ये आधारभूत स्तर जो बनाया गया है, एनसीए जो बनाया गया है, इसमें पंचकोश विकास पर ध्यान दिया गया है। और ये पंचकोश विकास जो है हमारे देश में एक उपनिषद है जिसे तैत्तिरीय उपनिषद के नाम से जानते हैं। किस उपनिषद के नाम से जानते हैं, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में ये आपने अगर नहीं सुना होगा तो थोड़ा सा इसे आप देखिएगा। जैसे मुंडकोपनिषद के बारे में सुना है, ठीक है, कठोपनिषद के बारे में सुना है, तो वैसे आप जानो कि एक तैत्तिरीय उपनिषद होता है, उसी से क्या किया गया है, बच्चे का पंचकोश विकास, पंचकोश विकास, इसकी अवधारणा ली गई है। ठीक है, पंचकोश विकास की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है। अब ये पंचकोश विकास क्या होता है, देखो आप कोश का मतलब समझो, आप सेल पढ़े होगे। ठीक है, सेल पढ़े होगे, तो सेल क्या करता है, सेल एक सबसे छोटी इकाई है हमारे बॉडी को बनाने के लिए, आप कह सकते हो। तो उसी तरीके से जो बच्चा है ना, उसका जब हमें डेवलप करना है, ठीक है, वृद्धि नहीं करना, हमें क्या करना है, उसका विकास करना है। तो विकास करने के लिए हमें उसके 5 कोश का विकास करना है जो आपके तैत्तिरीय उपनिषद में डिफाइन किया गया है। ये 5 आयाम क्या क्या होंगे, तो शारीरिक एवं गत्यात्मक, यानी कि वो एक्टिव हो, मतलब क्रियात्मक हो, वो शारीरिक रूप से वो पूरी तरीके से एक्टिव हो। समाज संवेगात्मक हो, यानी कि समाज की पहचान हो और फीलिंग्स उसके अंदर हो। साथ ही साथ भाषा और साक्षरता, संस्कृति का ज्ञान हो उसके साथ साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ों को, सौंदर्य बोध, ये सारी चीज़ें जो हमारे भारत के अंतर्गत हैं, ये पंचकोश की भारतीय परंपरा के साथ जुड़ती हैं। और पंचकोश क्या है, अन्नमय कोश है, प्राण कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञान कोश है, आनंद
मैकोस है, ठीक है। यही 5 आधार हैं हमारे, जो कह सकते हैं बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उस बुक का आधार यही है कि बच्चे को प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, अन्नमय, इन सब के बेस पे जानकारी दी जाए, बच्चों का अनुभवजनक ज्ञान हो, ठीक है। मतलब वो हर चीज़ को एक्सपीरियंस करके सीखे, उनके अंदर कौशल होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, और साथ ही साथ उनका जो ध्यान है वो केंद्रीकृत किया जाना चाहिए, ठीक है। देखो बच्चों को ना आप फ़ोन दे दो, वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ते हैं या देखते हैं, ठीक है। बच्चे को आप खेलने के लिए भेज दो तो वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बेस पे बच्चे को कंसंट्रेट करने की कोशिश की जा रही है हमारे एनसीएफ एंड साथ में हम बात करें तो एनसीईआरटी के अंतर्गत, ठीक है। बच्चों को गतिविधि, खिलौना, बातचीत, इनके आधार पर उनको सिखाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। और आगे जब आप पढ़ोगे इस पूरे जो आमुख दिया गया है, देखो आप कोई भी बुक स्टार्ट कर रहे हो ना, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं केवीएस के इंटरव्यू के लिए, कोई इसमें डाउट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखना ही चाहिए। लेकिन मैं आपको ये पर्सनली बता रही हूँ कि अगर आपको इंटरव्यू आप क्रैक करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप सच में इंटरव्यू को क्रैक करो ना, तो आप बुक्स का जो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज जो एक टीचर के लिए दिया गया है उसे ज़रूर आप पढ़ करके जाना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमारे एनसीएफ एंड हमारे एनसीईआरटी के लिए थी। तो और आगे अगर आप देखो तो फिर यहीं पर इसके बारे में बताया गया है, पाठ्य पुस्तक के बारे में। देखिए ये प्रिय शिक्षक साथियों, उन्हीं के लिए ये लिखा गया है, यानी कि टीचर्स के लिए लिखा गया है, टीचर की गाइडलाइन है ये। तो ये थोड़ा सा हमें पढ़ कर के जाना है। देखिए इसमें लिखा गया है कि बच्चों को इर्द गिर्द फैले अनंत प्रकृति से अवगत कराना है, उन्हें खोजबीन के लिए प्रोत्साहित करना है, सही गलत फैसला चुनने के लिए उन्हें संवाद में शामिल करना है, ठीक है। मतलब आप क्या करो कि बच्चों को सही गलत वो कैसे चुनेंगे उसके लिए उन्हें खुद आप मोटिवेट करो, आप मत बताओ क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। आप वहाँ पर एज अ कह सकते हो कि टीचर नहीं, बल्कि आप वहाँ पर एक गाइडलाइन बनाने के लिए जा रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बुनियादी स्तर पर बच्चों के भाषा के विकास के साथ साथ सतत विकास की कला, समस्या समाधान, ऐसा नहीं है बच्चे को सिर्फ भाषा विकास करना है, उनके अंतर्गत उनके अंदर हमें समस्या समाधान, तार्किक, रचनात्मक, इन सोच का भी विकास करना है। क्या करना है? समस्या समाधान बच्चे को आए, समस्या समाधान ये बच्चे को आना चाहिए, तार्किक ज्ञान होना चाहिए बच्चे को, तार्किक ज्ञान होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए? रचनात्मक ज्ञान होना चाहिए, रचनात्मक ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान उसको कब आना चाहिए? ये ज्ञान उसे भाषा विकास के साथ आना चाहिए, भाषा विकास के साथ आना चाहिए। आजकल आप स्कूलों में चलो जाना तो ये थोड़ी सी चीज़ें अब बहम फैल रही हैं कि वो समस्या समाधान, तार्किक ज्ञान पे ज़्यादा फोकस ना करके रचनात्मक ज्ञान पे फोकस कर रहे हैं। हर क्लास में बच्चा क्राफ्टिंग कर रहा है, हर क्लास में बच्चा फील्ड में मिल रहा है कि खोज हम कर रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी नहीं होनी चाहिए, बच्चे को और भी चीज़ों पर फोकस करना है। समस्या समाधान, आप उसके सामने कोई प्रॉब्लम लाओ कि वो उसको सोचे, आप उसे तार्किक ज्ञान दो, ये ऐसा क्यों हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें बच्चों के अंदर भाषा विकास के दौरान ही डेवलप करना है, जब बच्चे का भाषा विकास हो रहा हो, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि सारंगी में किन किन चीज़ों का ध्यान दिया गया है, यानी कि इस बुक में कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में देख करके किया गया है। ये बच्चों से जुड़ी हुई बातों को आधार बनाया गया है इस बुक में, जैसे परिवार, जीव जगत, खान पान, त्योहार, मेला, ये दुनिया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बच्चे क्या करेंगे? इन सभी चीज़ों, परिवार सबसे इम्पॉर्टेंट इकाई होती है, बच्चा वहीं से आता है। तो पहले हम बच्चे को इस बुक में सबसे पहले हम बच्चे को परिवार से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप इस बुक को जब देखोगे ना तो फर्स्ट चैप्टर परिवार ही है, फिर वो जीव जगत, जहाँ आप देखो बच्चे परिवार के बाद ना वो कुत्ते, बिल्ली और अन्य जानवरों में ज़्यादा अपना रुचि दिखाने लगते हैं, खान पान पे, फिर त्योहार पे, फिर मेले पे, और इस तरीके से वो दुनिया में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इन बुक में ये सारी चीज़ों पर फोकस किया गया है, ठीक है। पाठ्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो पाठ्यक्रम में आप इसके लक्ष्य को देखोगे तो निम्नलिखित पाठचर्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। CG9 के अंतर्गत लिखा गया है कि बच्चे दैनिक जीवन के लिए प्रभावी संप्रेषण की कुशलता विकसित करें, संप्रेषण में बच्चे को कुशल करना है, और पहली भाषा, ठीक है, जो हम L1 के नाम से जानते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट में बच्चे को पढ़ने लिखने में निपुण करना है, ये क्लास फर्स्ट के लिए बताया जा रहा है।
मौखिक भाषा का विकास करना है, बच्चे सुने, उनको समझे, सिर्फ सुनना नहीं, सुन करके उसको समझे, ठीक है। शब्द की पहचान, पढ़ना और लिखना, ये क्लास फर्स्ट के लिए दिया गया है कि बच्चों के अंतर्गत एक टीचर को ये सारी चीज़ें विकसित करनी है, ठीक है। मौखिक भाषा का हम विकास कैसे कर सकते हैं, तो मौखिक भाषा का विकास करने के लिए हम उनसे बातचीत करें, चित्र दिखा करके वो कुछ पूछें या चित्र में कुछ खोजने के लिए कहें, ठीक है। फिर शब्दों को पहचानना और गढ़ना, किस तरह से वो शब्दों को पहचान सकते हैं, एक शब्द से नया शब्द बना सकते हैं, फिर उनको पढ़ना एंड फिर लिखना। ये प्रोसेस आप देखो, पहले क्या करना है, पहले संप्रेषण होना चाहिए। जब संप्रेषण होगा तब उनके अंदर भाषा का विकास होगा, वो बच्चा खुल के आपके सामने आएगा, बच्चों के सामने आएगा, वो थोड़ा निडर होगा, ठीक है। फिर जब वो थोड़ा सा एक्टिव होगा तब आप उनसे भाषा को पहचानना, उनको लिखना, उनको पहचानना और गढ़ना, मतलब एक भाषा से नई, मतलब एक शब्द से नया शब्द। जैसे आपने बोल दिया मैं आलू, तो आलू से कुछ सोचो आप, बच्चा दूसरा शब्द क्या आलू जैसा हो सकता है, तो वो बताएगा भालू, ठीक है। मतलब जब वो आप उससे बात करोगे ना तब वो चीज़ें उसके अंदर डेवलप होंगी। फिर उसके बाद संप्रेषण के बाद बच्चों को पढ़ना फिर सिखाना है एंड देन उसे लिखने की चीज़ें सिखानी है, बातचीत, ठीक है। अब उसे थोड़ा सा बड़े स्तर पे बातचीत के लिए प्रोत्साहित करना है, फिर उसे कहानी के लिए प्रोत्साहित करना है, फिर मिल करके, मतलब एक तरीके से ग्रुप स्टडी के लिए उनको करना है कि थोड़ा तुम पढ़ो, थोड़ा तुम पढ़ो, इस तरीके से। और फिर शब्दों के खेल, ये आप स्टेप कई बार इसे पढ़िएगा ताकि एक चीज आपको समझ में आए कि 2 बार बातचीत करने का मतलब क्या है, एक बार संप्रेषण और दूसरी बार बातचीत करने का क्या मतलब हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे जब हम बच्चों से बात करेंगे ना तो उनसे हम थोड़ा सा एक पारिवारिक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, पारिवारिक मतलब वो अजनबी ना फील करे। और जब हम सेकंड स्टेज में उससे हम संप्रेषण करेंगे तब हम वहाँ पर ये चीज़ें फोकस करेंगे कि अब वो भाषा से कनेक्ट होकर के आपसे बातचीत करे, ठीक है। तो ये थोड़े से स्टेज हैं, आप बुक अच्छे से पढ़ो, जितने भी बुक हैं ये आप अच्छे से पढ़ो, बाकी की चीज़ें जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, अदर क्लासेस की भी, ठीक है, अदर क्लासेस की भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।